नमस्कार। अभी मोदी सरकार ने हाल ही में शिबू सोरेन जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक हैं और झारखंड आंदोलन के संस्थापक हैं, अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनको पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया, पद्म भूषण दिया गया उनको। और इसको लेकर के बहुत राजनीतिक चर्चाएं हुई। इससे पहले मुलायम सिंह यादव और शरद पवार जैसे विरोधी नेताओं को नरेंद्र मोदी की सरकार ने पद्म पुरस्कार दिए हैं अलग अलग समय पर, उन्हें लेकर भी क्रिटिसाइज किया जाता रहा है। और कुछ लोगों का यह मानना है कि ये नरेंद्र मोदी ने पार्टी की लाइन से बाहर जाकर के काम किया है। मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर गोलियां बरसवाई थी। शिबू सोरेन पार्लियामेंट के भीतर भ्रष्टाचार, पैसे लेने के आरोपों में फंसे थे। तो इसी तरह की बातें लगातार चलती रही हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी ने 2019 में जब वो दूसरी बार प्रधानमंत्री बने, तब उनके अंदर एक नई प्रकार का आत्मविश्वास आया, क्योंकि ज्यादा प्रचंड बहुमत के साथ वो बने। 2014 से बड़ा मैंडेट 2019 में भाजपा को मिला था, 300 के पार पहुंच गई थी संख्या। और उसी के बाद नरेंद्र मोदी ने इस प्रकार के बोल्ड डिसीजंस लेने शुरू किए थे। हर आदमी का अपना एक कन्विक्शन होता है, एक अपनी क्षमता होती है, और उसे लगता है कि जो मैं कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं। और नरेंद्र मोदी ने 2019 में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न दिलवाया था। उन्हीं के साथ नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका को भी ये सम्मान दिए गए थे। और अगस्त 2019 में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रणब मुखर्जी को यह सम्मान दिया था। उस समय प्रणब मुखर्जी जीवित थे। और प्रणब मुखर्जी ने अपना पूरा राजनीतिक जीवन लगभग 5 दशक तक कांग्रेस पार्टी में बिताया। वे इंदिरा गांधी से लेकर मनमोहन सिंह तक की सरकारों में महत्वपूर्ण मंत्रियों के पद पर रहे। इसके बावजूद एक गैर कांग्रेसी सरकार द्वारा उन्हें यह सम्मान देना दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उनके योगदान को सम्मान देने के समान था। नरेंद्र मोदी का प्रणब मुखर्जी के साथ खास नाता रहा। मैं आपको यह बताऊं, देखिए, प्रणब मुखर्जी वैसे तो जीवन भर कांग्रेसी रहे, नरेंद्र मोदी आरएसएस और बीजेपी से जुड़े रहे। जब मोदी पहली बार 2014 में प्रधानमंत्री बने थे तो प्रणब मुखर्जी उस समय राष्ट्रपति थे। और मोदी ने सार्वजनिक रूप से कई जगहों पर यह कहा था कि दिल्ली में जब वो नए नए आए तो प्रणब दा के रूप में उन्हें एक फादर फिगर मिली, जिन्होंने उनका मार्गदर्शन किया। अब ये नरेंद्र मोदी और प्रणब मुखर्जी के बीच की बात है कि प्रणब मुखर्जी ने नरेंद्र मोदी को किस प्रकार का मान सम्मान दिया या किस प्रकार की टिप्स दी, ये तो दो ही लोग जानते हैं। लेकिन जब नरेंद्र मोदी इस बात को कह रहे हैं तो निश्चित रूप से उनका कुछ अटैचमेंट रहा। दोनों नेताओं ने अपनी संस्थागत भूमिकाओं, यानी कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों ही पदों को लेकर पूरी तरीके से सम्मान किया। तमाम वैचारिक दूरियों के बावजूद उनके बीच कभी सार्वजनिक टकराव नहीं हुआ, जैसे कि अक्सर कई बार देखने को मिलता है। तो इसी तरह की चर्चाएं लगातार चलती रही हैं। इसी बीच एक चर्चा यह भी आई कि शर्मिष्ठा मुखर्जी, प्रणब मुखर्जी की जो बेटी हैं, उन्होंने 2014 में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी। उन्होंने सितंबर 2021 में आधिकारिक तौर पर सक्रिय राजनीति छोड़ने का भी ऐलान किया और कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। वो कांग्रेस के टिकट पर दिल्ली से चुनाव भी लड़ी, लेकिन हार गई थी। जनवरी 2024 में उन्होंने अपने पिता की किताब प्रणब माई फादर ए डॉटर रिमेंबर्स, यानी कि एक पुत्री अपने पिता को किस तरीके से याद करती है, उस बारे में किताब लिखी थी। और उसे लेकर के उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात भी की थी। तो उस समय ये चर्चाएं बड़ी जोर शोर पर चली कि वो बीजेपी में जा रही हैं। सोशल मीडिया पर लिखा जाने लगा कि वो बीजेपी में जा रही है, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से इसका खंडन किया था। और उन्होंने कहा था कि मैं किसी भी पार्टी में शामिल नहीं हो रही हूं, मैंने राजनीति छोड़ दी है, मुझे बीजेपी या किसी दूसरी पार्टी में शामिल होने में कोई दिलचस्पी नहीं है। और वो मामला वहां पर ठंडा हो गया था। लेकिन अभी हाल ही में पिछले 2-3 दिन में शर्मिष्ठा मुखर्जी एक बार फिर सुर्खियों में आई है। उन्होंने अखबारों में एक आर्टिकल लिखा है, जो मोस्टली मैंने देखा हिंदी अखबारों में ज्यादा छपा है, इंग्लिश अखबार में छपा हुआ मेरी नजर नहीं पड़ी, लेकिन अखबारों में वो आर्टिकल छपा है। और उसमें उन्होंने राहुल गांधी को लेकर काफी तीखी टिप्पणियां की हैं। शर्मिष्ठा मुखर्जी ने साफ तौर पर कहा है कि जब से 2014 के आसपास से ही, जब से मोदी पीएम बने तब से ही राहुल गांधी कांग्रेस का मुख्य चेहरा बन गए हैं। पार्टी लगातार चुनाव हार रही है। उन्होंने राहुल गांधी की राजनीतिक शैली पर कटाक्ष किया है और यह कहा कि वह चुनाव या किसी बड़े कार्यक्रम जैसे भारत जोड़ो यात्रा वगैरह होती है, उसके बाद अचानक ही परिदृश्य से गायब हो जाते हैं, विदेश चले जाते हैं।
उनका यह मानना है, शर्मिष्ठा मुखर्जी का, कि राजनीति 24 घंटे 365 दिन का काम है। यह कोई ऐसा काम नहीं है कि जहां आप 2 दिन लोगों से मिलें और फिर छुट्टी पर चले जाएं। उन्होंने अपने पिता प्रणब मुखर्जी की बातों को याद करते हुए इस लेख में लिखा है कि 2014 के नतीजे आने के बाद प्रणब दा ने नरेंद्र मोदी से कहा था कि यह जनादेश सिर्फ उनकी पार्टी के लिए नहीं है, बल्कि सीधे उनके लिए, मोदी के लिए है। शर्मिष्ठा ने पीएम मोदी को आजादी के बाद के सबसे मजबूत प्रधानमंत्रियों में से एक बताया है, जिन्होंने देश को गठबंधन की ब्लैकमेलिंग से निकालकर एक स्थिर सरकार दी। उन्होंने अपने लेख में कांग्रेस की कमजोरियों को भी उजागर किया है कि पार्टी हर समय अपना पूरा ध्यान सिर्फ गठबंधन, इस राज्य में उससे गठबंधन करना है, इस राज्य में उससे गठबंधन करना है, इसी पर ध्यान रखती रहती है। शर्मिष्ठा के अनुसार कांग्रेस अपने जमीनी संगठन को मजबूत करने में विफल रही है और पार्टी में अपने दम पर चुनाव जीतने का कोई उत्साह नहीं बचा है। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े अहम मुद्दों पर कांग्रेस के रुख की भी आलोचना इस आर्टिकल में की है और उन्होंने ये कहा है कि जब देश की सुरक्षा और अखंडता की बात आती है तो विपक्ष को सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस का रवैया बेहद बचकाना और अपरिपक्व रहता है। जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर के समय आप सभी को याद होगा, राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में यह पूछा था कि हमारे कितने राफेल मार गिराए गए हैं, यह बताना चाहिए, जिसकी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उस समय बड़ी आलोचना की थी कि इस प्रकार आप पाकिस्तान के साथ खड़े हुए नजर आते हैं। मुझे लगता है कि शर्मिष्ठा मुखर्जी ने सही कहा है और प्रणब मुखर्जी ने तो एक बार यह भी जिक्र किया था, कहीं पढ़ा था मैंने, कि आजादी के बाद नरेंद्र मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो जनादेश के साथ जीत करके आए हैं, यानी कि स्पष्ट मैंडेट के साथ जीत करके आए हैं। और इनकी बात सही थी। मोरारजी देसाई 77 में बने थे, वो भी गठबंधन की मिलीजुली सरकार थी। विश्वनाथ प्रताप सिंह की भी सरकार कुछ ऐसी थी। और यूपीए की सरकारें जब लगातार 2 बार रही, 2004 और 2009 में, तो वो प्रधानमंत्री पद के लिए मनमोहन सिंह फर्स्ट चॉइस नहीं थे और ना ही जनता ने उनको चुना था, वो तो राज्यसभा से आए थे। तो उनका मानना है कि नरेंद्र मोदी आजादी के बाद पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जो सीधे जनता द्वारा चुन करके आए थे और उसी वजह से उनको एक एस्टैब्लिश नेता के रूप में जनता ने स्वीकार किया है और 3 चरणों तक उनको मौका दिया है और अगली बार 2029 में भी उन्हीं को मौका मिलने के चांसेस हैं। लेकिन कांग्रेसी बड़े परेशान हैं, क्योंकि कांग्रेसियों को लग रहा है कि शर्मिष्ठा मुखर्जी भले ही किसी राजनीतिक दल से फिलहाल नहीं जुड़ी हुई हैं, लेकिन प्रणब मुखर्जी की बेटी हैं। प्रणब मुखर्जी दशकों तक कांग्रेस का बड़ा चेहरा रहे, पश्चिम बंगाल के बड़ा चेहरा रहे, राष्ट्रपति रहे, वित्त मंत्री रहे, इतने बड़े बड़े पदों पर रहे हैं और सोनिया गांधी के भी बड़े करीबी रहे हैं। तो उस व्यक्ति की बेटी अगर इस प्रकार का बयान दे रही है तो निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए बड़ी असहज स्थिति है। लेकिन शर्मिष्ठा मुखर्जी ने कांग्रेस के लिए एक तरीके से आईना दिखाने का काम किया है। अब सुरेंद्र राजपूत या जो छोटे मोटे छुटभैया कांग्रेस के प्रवक्ता हैं जिनकी कोई औकात नहीं है, वो शर्मिष्ठा को लेकर उठपटांग टिप्पणियां कर रहे हैं कि वो राजनीति से जुड़ी हुई हैं, बीजेपी से जुड़ी हुई हैं, इस तरह की बातें कहते रहते हैं। लेकिन हकीकत बात यह है, शर्मिष्ठा ने एक ऐसा कटु सत्य सबके सामने रखा है जिसे कांग्रेसियों को स्वीकार करना चाहिए। अगर वो कांग्रेस में होती तो शायद उनके खिलाफ कोई इस प्रकार की कार्रवाई कर दी जाती, उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाता। लेकिन चूंकि वो पार्टी के साथ जुड़ी हुई नहीं है, उन्होंने बेबाक तरीके से अपनी राय रखी है और इंटेलेक्चुअल हैं, किताबें लिखी हैं, पढ़ी लिखी हैं, उनकी लिखी हुई बातों पर लोग भरोसा भी करते हैं। उन्होंने ये बात साफ तौर पर अपने दिल से लिखी है और मुझे लगता नहीं कि शर्मिष्ठा मुखर्जी का कोई हिडन एजेंडा इसमें है। अगर उन्हें बीजेपी से चुनाव लड़ना होता तो शायद चली गई होती, पश्चिम बंगाल से चुनाव लड़ सकती थी, दिल्ली के विधानसभा चुनाव हुए थे पिछले साल, उसमें भी लड़ सकती थी। अब कुछ लोग ये कह सकते हैं कि इसका इनाम शर्मिष्ठा को राज्यसभा की सदस्यता के रूप में मोदी जी दे सकते हैं, वो बाद की बात है, वो मैं नहीं जानता। लेकिन आज की तारीख में अगर मैं बात करूं तो वास्तव में शर्मिष्ठा मुखर्जी ने अपने इस आर्टिकल में कांग्रेस और राहुल गांधी को आईना दिखाने की कोशिश की है। अब ये लोग अब आईने में अपनी शक्ल देखकर खुद ही डर रहे हैं, तो इसमें क्या किया जा सकता है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।